हेलो बच्चों, विद्यागृह में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर कहानी का पढ़ेंगे जिसका नाम है विष के दांत। विष के दांत कहानी के लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। ये नलिन विलोचन शर्मा की छवि है, यही इस कहानी को लिखे हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, ठीक है। तो इनका नलिन विलोचन शर्मा जी का हम समान परिचय लेते हैं। नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी पटना के बदर घाट में हुआ था और इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हो गई थी, ठीक है। इनके पिताजी का नाम रामावतार शर्मा और इनकी माँ का नाम रत्नावती शर्मा था, ठीक है बच्चों। अभी तक इतना सा समझ गए कि इनकी जन्म 18 फरवरी 1916 में पटना में हुई थी और इनके माता का नाम रत्नावती शर्मा और पिता का नाम रामावतार शर्मा था। इनकी शिक्षा, इन्होंने क्या शिक्षा ग्रहण किया था इसके बारे में देखते हैं। इन्होंने हिंदी और संस्कृत दोनों में एमए किया था, ठीक, एमए किए। और कैरियर में इन्होंने आरा, पटना, रांची में अध्यापन कार्य किया, मतलब आरा में भी पढ़ाए, पटना में भी और रांची तीनों जगहों पे ये अध्यापन का कार्य किए, टीचर थे। और अंततः पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष और अपने जीवन के अंतिम समय में भी ये पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष यानी एचओडी ही बने रहे, ठीक है। अब इनकी क्या क्या रचनाएं हैं, इन्होंने हमें क्या क्या रचनाएं दी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साहित्य का इतिहास दर्शन, दृष्टिकोण, मानदंड और विष के दांत। इनकी जो ये रचना है विष के दांत, इसी को हम लोग पढ़ेंगे, यही हमारा चैप्टर है। विष के दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसमें मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधों को दर्शाया गया है। मतलब कि ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसमें मध्यम वर्ग के लोगों के बीच क्या चलता है, क्या होता है, उसका दृश्य बताया गया है। तो चलिए हम लोग आगे कहानी को पढ़ेंगे, समझेंगे और आप लोग भी हमारे साथ पढ़िए और देखिएगा। तो बच्चों, पूरे अध्याय को पढ़ने से पहले चलिए हम उसका थोड़ा सा सारांश समझ लेते हैं कि अध्याय में क्या बातें बताई गई हैं और कौन कौन से पात्र हैं जिनके बारे में बताई गई हैं। तो इस कहानी विष के दांत में एक साहब हैं जिनका नाम सेन साहब है और उनका एक पुत्र है, इकलौता पुत्र। उनकी 5 बेटियां हैं और इकलौता पुत्र है जिसका नाम खोखा या कासू है। खोखा और कासू दोनों एक ही बच्चा का नाम है, ठीक है। उसे खोखा भी बुलाते हैं और कासू भी। और उनके ही घर में उनका नौकर रहता है जिसका नाम गिरधर लाल है और उस गिरधर लाल का एक बच्चा है मदन। और इन्हीं चारों के इर्द गिर्द ये कहानी बनी हुई है। तो हम आपको अब कहानी संक्षिप्त में समझा देते हैं कि जैसे कि एक सेन साहब हैं और उनका बच्चा है कासू। वो बहुत ही शरारती बच्चा है और सेन साहब का ये जो बच्चा है वो इकलौता बच्चा है, इसलिए सेन साहब अपने बच्चे को कभी डांटते नहीं है। उसे किसी भी कार्य के लिए कुछ भी तोड़ता फोड़ता है, दौड़ता भागता है, किसी चीज़ के लिए उसे अनुशासन में नहीं रखते हैं, ना ही बोलते हैं, ना डांटते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं। और जबकि सेन साहब अपनी बच्चियों को अनुशासन में रखते हैं, अपनी 5 बच्चियों को अनुशासन में रखते हैं। और इनके पास, सेन साहब के पास एक कार है जो काले रंग की है और उस कार पे उनका बच्चा हमेशा खेलता है। एक बार उनका बच्चा उस कार से खेल रहा था और वो वहीं पे मदन भी था और उस कार की पीछे की शीशे टूट गई थी और उस समय सेन साहब के घर में कुछ संबंधी मित्र भी आए हुए थे। तो सेन साहब उनके बच्चे ने टूटे हुए शीशे का दोष मदन के ऊपर लगा दिया और मदन के घुटने से, शीशा टूटने की वजह से खून बह रहा था, परंतु सेन साहब मदन को उसके घुटने से खून बहता हुआ देखकर भी उसकी कुछ पूछे नहीं कि तुम्हारे कैसे खून बह रहा है या क्या हुआ, और बल्कि वो मदन को उल्टे डांटे कि तुम मेरे कार को क्यों छू रहे थे, इसलिए वो टूट गया या जो भी हुआ उसे बहुत फटकार लगाए, जो मदन को अच्छा नहीं लगा। और वो अपने बच्चे को वहीं पे देखे कि वो कार के पास खेल रहा है तो उसे कुछ नहीं बोले। तो मदन को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, उसके मन में थोड़ा खटास आ गई थी कि शायद हम गरीब के बच्चे हैं या नौकर के बच्चे हैं, इसीलिए मुझे ऐसा हुआ है। और सेन साहब तो अपने बच्चे को कुछ डांटते नहीं थे, कभी कुछ बोलते ही नहीं थे, उसे बहुत लाड से रखते थे। तो एक बार मदन अपने उम्र के बच्चों के साथ बाहर में खेल रहा था और वहाँ सेन साहब के बच्चे को भी उसके साथ खेलने की इच्छा व्यक्त हुई। तो वो बोला कि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा कासू, मदन के साथ। तो मदन उसको बोला कि तुम जाओ अपने पापा के कार के साथ खेलो, मेरे साथ क्यों खेलने आए हो, तुम्हारे पास तो पापा की कार है, तुम उससे खेलो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हें नहीं खिलाऊंगा। और ऐसे बीच में कासू को तो था कि कैसे नहीं देगा, वो हर चीज़ में उसको कभी कोई भी इंसान न नहीं बोलता था, इसलिए मदन और कासू के बीच में लड़ाई हो गई और
मदन ने कासू को मारा, जिससे मदन ने कासू को मारा, खोखा को, जिससे खोखा के 2 दांत टूट गए। और अब जब उसके दांत टूट गए तो मदन को डर लग गया कि अब तो हम घर जाएंगे तो खूब पिटाई खाएंगे, खूब डांट खाएंगे पापा से, ये से। लेकिन जब वो घर आया तो वो पहले डरा हुआ था, सहमा हुआ था और एक कोने में छुपा हुआ था, लेकिन अलग से खा पी करके अपना सोने गया था। लेकिन उसके पैर से एक बर्तन का आवाज़ हुआ, जिससे उसके मम्मी पापा जान गए कि मेरा बच्चा आ गया है। और जब वो उसके पास गए तो वो चुपचाप डरा सहमा सा खड़ा हो गया कि अब तो मुझे पिटाई लगने वाली है, क्योंकि मैंने मदन के दांत तोड़ दिए हैं, उसे मारा है। वो बहुत डरा हुआ था, तो मदन को बहुत डरा हुआ था कि मैंने कासू के दांत तोड़ दिए हैं। उसे बहुत डर लग रहा था सेन साहब से या अपने पापा से भी कि हमको सब डांटेंगे, बहुत मारेंगे। तो वो चुपचाप से, जब उसके पापा मम्मी आए मदन के, तो वो चुपचाप से खड़ा था। लेकिन जब उसके पापा आए तो उसे मारने और डांटने की बजाय उसे गले से लगाया और बोला कि बच्चा तुम अच्छा किया है, तुम्हारे साथ जो कोई गलत करता है या उसे तुम सहे नहीं बल्कि उसका विरोध किए, और मदन ये कासू के तुमने 2 दांत तोड़ डाले। इसलिए मुझे अच्छा लगा कि तुम गलत को सहे नहीं और उसका विरोध किए। यही कहानी का मेन सारांश है। ठीक है, ये हमारी बुक में नलिन विलोचन शर्मा जी का संक्षिप्त परिचय भी दिया हुआ है। हम इसी का संक्षिप्त रूप अभी आप लोग को समझाए हैं, जो इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप लोग के लिए अच्छा होगा। अब आइए हम चैप्टर पे ध्यान देते हैं। हमारा जो आज का अध्याय है विष के दांत, इसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, और समझते हैं। और हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप लोग भी साथ साथ पढ़िए, देखिए, और जब भी समय मिले अपने चैप्टर को पढ़ के पूरा समझना सीखिए। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है, काली चमकती हुई। किस कलर की कार है? काला, नया मोटर कार। स्ट्रीमर इंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है, बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। कितने की कार आई थी? 7,500 की। उस समय वो सेन साहब एक कार खरीदे थे जो काले रंग की थी, और 7,500 रुपये में वो कार को वो खरीदे थे। काला रंग चमक ऐसे कि अपना मुंह देख लो, वही कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने ना पाए। एकदम वो गाड़ी खरीदे थे और उनका गाड़ी हमेशा साफ सुथरा रहता था, इतना साफ सुथरा कि उसमें अपना छवि दिख जाए। लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील हैं, 5 ठहरी और 100 भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही हैं। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस। लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं या उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है, वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहें तो सीख लें, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। सेन परिवार की मुलाकाती रश्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। तो अभी तक हम लोग देखे थे कि सेन साहब के पास एक गाड़ी है काले रंग की, जिसकी कीमत 7,500 रुपये है, और सेन साहब के 5 बड़ी ही सुशील लड़कियां भी हैं, और 5 सुशील लड़कियों के साथ साथ उन्हें एक लड़का भी है जिसका नाम खोखा है। और वो सेन साहब अपनी लड़कियों को बहुत अच्छे से रखते हैं, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए ये जरूर सिखाते हैं। क्या करने से, कहने का मतलब है कि उनको बहुत शासन में, अनुशासन में भी रखते हैं, और लड़कियां को ये सिखाया है कि वो खेल सकती हैं, दौड़ सकती हैं, बस शाम के वक्त। दिन भर वो इधर उधर खेलना, अपने मन का काम करना, ये सब नहीं कर सकती। उनको घर का भी काम सिखाई हैं, मतलब उनको वो एक बंधन में रखती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा। खोखा नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालात में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और यह
अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही। जैसे हमने बताया कि सेन साहब को 5 लड़कियां और एक लड़का था जिसका नाम खोखा था, और खोखा बहुत ही शरारती था क्योंकि वो 5 बहन में एक लौता भाई था और उन लोगों के बुढ़ापे का सहारा भी था, तो वो उसे कभी कुछ बोलते नहीं थे। तो लड़कियों से तो उनकी गाड़ी को कोई खतरा नहीं था, वो उस गाड़ी के आसपास उतनी नहीं भटकती थी या कुछ नहीं, लेकिन उनका जो बच्चा था वो बहुत चंचल था, लड़का जो था, और उसे किसी तरह से कोई रोक टोक भी नहीं थी। इसलिए सबको लगता था कि उनके जो बच्चा खोखा है उससे उसकी गाड़ी को कोई खतरा हो सकता है। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती 5 हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, अभी तो उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्लक्षित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदर्शी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे या कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठीक पीट किया करे। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगी, और हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि सच्चा बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, और वे ही बातें दोहरा कर वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चों के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रश्न व्यंग पर अटकर रह गए। तो जैसा कि इस चैप्टर में भी हम देखें कि सेन साहब का जो बच्चा था खोखा, वो अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, और इसलिए कभी उनसे कोई, उनका बच्चा भी छोटा था, 5 ही साल का था, तो कोई उनको बोलता था कि अपने बच्चे को किंडरगार्टन में एडमिशन करा दीजिए, लेकिन वो बोलते थे कि नहीं, अभी हम अपने बच्चे को ऐसे ही बढ़ई मिस्त्री से 1-2 घंटे के लिए आकर के कुछ पीट पाट करना सिखा देंगे, ऐसे ही पीट पाट करते रहेगा, पीट पाट करते करते इंजीनियर बन जाएगा उतना। तो उनके एक बार उनके घर पे एक उनके फ्रेंड आए, वो गपशप कर रहे थे, तो वो खोखा को देखे और उनके साथ जो आए थे उनका भी बच्चा था, तो वो पूछे कि खोखा का हरकत देख करके तारीफ कर दी और पूछा कि वो क्या बनेंगे। तो सेन साहब उसके पहले ही बोलने लगे कि हम अपने बच्चे को तो इंजीनियर बनाएंगे और अच्छे से रखेंगे, लेकिन वो जो आए थे उनके घर में गेस्ट, वो बोले कि मैं तो अपने बच्चे को वो जो चाहेगा वो बनने के लिए पूरी आज़ादी दूंगा। ठीक है। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे, तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का शोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार शोफर की ओर झटपटता था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। शोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया, इस पर मुझको मारने दौड़ा, अब उसकी माँ भी आकर कामखा मुझे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वो फिर ऐसी हरकत ना करे।
तो जब वो लोग अपने गेस्ट के साथ बात कर रहे थे तो बाहर में कुछ शोरगुल सुनाई दिया, तो लोग देखे कि कोई बगल अगल का बच्चा होगा जो उनकी गाड़ी को छू रहा था, जिसका नाम मदन था। तो जब सेन साहब को देख करके उसकी माँ चुप हो गई, तो वो उस बच्चे को बोला उसकी माँ से कि तो अपने बच्चे को ले जाओ और ध्यान करना कि ये मेरी गाड़ी को छूने का हरकत ना करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद ढकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। जो मदन था वो शायद गिर गया था क्योंकि उसको ड्राइवर ढकेल दिया था, तो उसके घुटने से खून निकलने लगा था। तो उसकी माँ अपने बच्चे को घुटने के खून को पोंछती हुई वहां से चली गई। लेकिन एक मामले की रानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे थे और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है काशू मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में इसको अभी भी इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। तो जैसे कि उस बच्चे को चोट लगा, उसके घुटने से खून निकल रहा था, तो वो उसकी माँ तो चली गई, लेकिन जो सेन साहब का गाड़ी था उसके पीछे से कुछ खटखट का आवाज आया तो सब कोई देखा, तो उसके पीछे सेन साहब का बेटा था और देखा सब कोई कि गाड़ी का पीछे का लाल शीशा चकनाचूर हो गया था। तो उसको देख करके सेन साहब अपने बच्चे से कुछ नहीं पूछे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, या तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं पूछे, और बोलते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को कि देखा आप लोगों ने, मेरा बच्चा अभी से गाड़ी के कल पुर्जों में दिलचस्पी रख रहा है और आगे क्या करेगा, मतलब कि वो बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा या ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनेगा, जो भी उनके ये में था वो सोच रहे थे। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनके कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते तो भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर पड़ गई। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ाए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि काशू ने हवा निकाल दी हो? ड्राइवर, जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो, पंप ले आकर हवा भर दो और हाँ, कुर्सियां लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकाली हुई है। काम तो कस्सू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। जो सेन साहब का बच्चा था वो उनके मित्र के गाड़ी का हवा भी निकाल दिया था, फिर भी सेन साहब अपने बच्चे को कुछ भी नहीं डांटे, नहीं बोले, नहीं समझाए कि हाँ ये गलत बात है कुछ। वो बस ये बोले कि देखो उनका गाड़ी का हवा निकल गया है, तो अपने ड्राइवर को कि देख लो कहीं दोनों का तो हवा नहीं निकल गया है, तो तुम पंप ला करके उनके गाड़ी में हवा भर दो बस। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिलों में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी मतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। सेन साहब अंदर लौटे तो बेयरा को मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू कर दिया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है और मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झटपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। तो देखिए
यहाँ जिस बच्चे को चोट लगी थी तो उसके पिताजी का नाम गिरधर लाल था, जो सेन साहब के यहाँ ही आउट हाउस में रहता था। तो जब सेन साहब के यहाँ के गेस्ट चले गए तो वो उसके पिताजी को बुलवाए और बोले कि देखो तुम्हारा बेटा जो मदन है वो बहुत अजीबोगरीब काम करने लगा है, मेरे गाड़ी को छूता है, इधर उधर रहता है और मना करने पे मेरे ड्राइवर से मार पिटाई करने के लिए दौड़ता भी है और या उसके ऊपर झपटता भी है। ये सब गलत है, ऐसा करेगा तो वो आगे चलकर गुंडा माहौली बनेगा। लेकिन सेन साहब एक बार भी उस बच्चे को चोट कैसे लगी, ठीक है नहीं है, कुछ नहीं पूछे। उनको बस वो छोटे उनके मतलब आउट हाउस में रहने वाला बच्चा था तो उन्हें इसके दर्द की नहीं कुछ थी, उनके अपने गाड़ी की पड़ी थी कि मेरा गाड़ी वो छू दिया तो गंदा हो गया, और उसके लिए उसके पिताजी को डांट रहे थे। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनगार गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है, मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कंभकत की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कतार चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति के बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कंपकत कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आर्त रुदन रुक गया था। खैरियत थी, उसकी सिसकियां सेनों के शयननाट तक नहीं पहुंच सकती थी। अब देखिए, जैसे वो उसके पिता को बोले थे समझाने के लिए, तो जो गिरधर लाल थे वो अपने बच्चे मदन को डांटे थे, मारे भी होंगे, तो मदन रो रहा था। तो उसकी रुलाई की आवाज़ इनके घर तक सुनाई दे रही थी। तो बोल रहे थे, हस्बैंड वाइफ बात कर रहे थे, पति पत्नी दोनों, कि कैसे वो रो रहा है, उसको उसकी माँ बिगाड़ रखी है, लेकिन गिरधर उसको समझा के मार के ठीक कर देगा। मेरा बच्चा का बराबरी करता है, मेरे बच्चे जैसा मतलब सोचता है कि वो गाड़ी छुए और ये करे। यही सब दोनों हस्बैंड वाइफ अभी बात कर रहे थे। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेंगे। दूसरे लड़कों को कोई खास उज नहीं थी। वो खोखा को अपनी जमात में लेने के फायदे को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। कासू तैस में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कह दे। उसने आव देखा ना था, मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झट से कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ। उन्होंने न तो अपने दुर्मनीय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। तो वो तो जो लड़का था मदन, वो अपने गली के लड़कों के साथ लट्टू खेल रहा था। तो वहाँ कासू एक दिन गया तो वो भी बोला कि मैं भी लट्टू खेलूंगा। तो उसके साथ जो खेल रहे थे वो लोग तो मतलब उसने मना नहीं किया, लेकिन मदन को तो उससे खींच थी। तो बोला कि तुम लट्टू कैसे खेल सकते हो, तुम जाओ अपने पापा की गाड़ी के साथ खेलो, उसमें बैठो। तो इन दोनों को गुस्सा आया और दोनों लड़ाई कर लिए। उसके बाद लड़ाई करके तो जो उनके साथ बच्चे खेल रहे थे वो उन लोग को न बचाए, न मदन को बचाए, न उसको। दोनों लड़ाई करके फिर अलग अलग हो गए। फिर मदन घर लौटा, और लेकिन जाता ही कहाँ, 8-9 बजे तक इधर उधर मरा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर
था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी, लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इम्तिनान के साथ भरपेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झलझला कर कहा, अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सज़ा की तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता। वाह, मदन तो मार दिया था अपने मालिक के बेटों को, उन दोनों में लड़ाई हो गई थी और उसके बाद वो डर के पहले तो इधर उधर भागता रहा, और लेकिन कितना देर भागता, बच्चा था। उसके जब भूख लगी तो अपने घर आया, तो घर में अपना आहिस्ता आहिस्ता घर गया, किचन में गया, पहले वो खाना खाया। तो उसको डर था कि माँ पिताजी दोनों आज बहुत मारेंगे सुनाएंगे, लेकिन कोई उसे मारा सुनाया नहीं। और उसके मम्मी पापा बात कर रहे थे तो वो सुन रहा। तो उसके मम्मी पापा बोल रहे थे कि मदन की इस हरकत की वजह से उसके साहब उसको मतलब काम से ही निकाल दिए हैं, बोले कि तुम अब अपना तनख्वाह ले जाना और इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। वह दबे पांव बरामदे में रखी चरपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घुमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांध कर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था, लेकिन अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गए। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसे बेपरवाही, उल्लाह और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तू तो बे खोखा को दो दो दांत तोड़ डाले। हा 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 हा। मदन तो जब सोया था तो उसके पैर से एक लोटा लग गया, जैसे आवाज हुआ तो उसके माता पिता दोनों बाहर आए, तो मदन को डर हो गया कि अब तो पिटाई लगेगी। वो चुपचाप अपना हाथ पैर बांध करके खड़ा हो गया कि भाई मार लो, तुम्हारा खाना ही है। लेकिन उसके पिताजी उसे मारे नहीं और उसे गले से लगा लिया। तो मदन को लगा अरे गले से लगा लिया इतने दिनों के बाद, पिताजी क्या बात है, मार नहीं पड़ी। तो उसके पिताजी बोले, शाबाश बेटा, भले ही हम नौकरी से निकल गए लेकिन तूने खोखा को दो दो दांत तोड़ दिए, इसके लिए मुझे गर्व है कि तुम मतलब उसे सबक सिखाया। तो हमारी कहानी यही समाप्त हो गई है। कहानी उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और हम अब इस कहानी में से जितने भी क्वेश्चन आंसर है उन सबको आगे करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अभी जो हम कहानी पढ़े उसकी सार्थकता स्पष्ट करें। तो हम जो अभी कहानी पढ़े थे उस कहानी का नाम विष के दांत। तो विष के दांत का में हम क्या पढ़े थे, विष के दांत की सार्थकता है वो पूरी तरह एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी का जीवन का जो बातें हैं उनके बीच में जो बातें होती है उसी पे वो कहानी पूरा दर्शाया गया है। तो सार्थकता यही है कि पूरी तरह अमीरी और गरीबी के बीच की खाई और सामाजिक विषमता को दर्शाता है। यह कहानी महल और झोपड़ी की लड़ाई को उजागर करती है तथा समाज में फैले वर्ग संघर्ष, नफरत और कटुता रूपी जहर को दर्शाती है। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा और समझ गए। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के लालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। जो सेन साहब का परिवार था उनकी 5 बच्चियां थी और 1 लड़का था। बच्चियों को तो वो अनुशासन में रखते थे, उनके लिए नियम कानून बनाए हुए थे, लेकिन उनके जो बच्चा था खाकू, उसको वो सब छूट दिए हुए थे। चाहो बच्चा जो करना है करो, जिसको भी बदमाशी करता था, कुछ भी तोड़ता फोड़ता था, कभी कुछ नहीं बोलते थे। तो वही उनके घर में उनके बच्चों के वो पालन पोषण में वो क्या लिंग भेद का करते थे उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। इसका आंसर देखते हैं। सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियां और 1 लड़का था। लड़कों की शिक्षा, पोषण और भविष्य की संभावनाओं को लड़कियों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता था। उनके परिवार में लड़कियों से घर के काम और जिम्मेदारियां निभाने की उम्मीद की जाती। लड़कियों से, जो उनकी लड़कियां थी, उनसे वो घर के काम, जिम्मेदारियां सब निभाने की उम्मीद करते थे, जबकि लड़कों को खेलने, अपनी राय व्यक्त करने और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्रता दी जाती थी। ठीक है, क्योंकि सेन साहब लड़के और लड़कियां दोनों में भेदभाव करते थे।
तीसरा प्रश्न है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? ठीक है, तो खोखा सेन दंपत्ति का इकलौता बेटा होने के कारण, वो 5 बहनों का एक ही भाई था, इकलौता बेटा था सेन दंपत्ति का, बुढ़ापे का सहारा था। तो खोखा सेन दंपत्ति का इकलौता बेटा होने के कारण उसे परिवार में बहुत अधिक लाड़ दुलार, छूट और महत्व दिया जाता था। जहां उसकी बहनों को अनुशासन में रखा जाता था, वहीं खोखा की गलतियों को माफ किया जाता था। खोखा अक्सर खिलौने तोड़ता था और घर में तोड़फोड़ करता था, फिर भी उसके माता पिता और ड्राइवर उसे डांटने के बजाय उसमें एक इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे, जो कि एक सामान्य सोच का अपवाद था। ठीक है, चौथा प्रश्न, सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी? तो सेन दंपत्ति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते थे और इसके लिए वे उसे ऐसी शिक्षा दे रहे थे ताकि वह अपने पिता की तरह इंजीनियर बन सके। वे चाहते थे कि खोखा एक बड़ा अधिकारी, डॉक्टर या इंजीनियर बने। ठीक है, अब हम लोग यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जिसको आप लोग देखिए। ठीक है, जो चैप्टर पढ़े हैं उसी से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना है। प्रश्न 1, 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? अभी हम लोग पढ़े थे ना कि 20 के दांत कहानी के लेखक नलिन विलोचन शर्मा, जिनका हम लोग परिचय भी लिए थे, वही है। तो इसका आंसर क्या होगा? नलिन विलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, घ। प्रश्न 2, 20 के दांत कहानी समाज के किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग को। कहानी का मुख्य नायक हीरो कौन है? हमारी इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? सेन साहब, मदन, खोखा या गिरधर लाल? हमारी पूरी कहानी का हीरो कौन है? मदन है, क्योंकि मदन पे ही उसके बच्चों के साथ जो खेलता था तो उसके लिए लड़ाई हुई, फिर वो सेन साहब के बच्चे को पीट के दांत तोड़ दिया, तो उसके पापा उसको बाद में बोले कि ठीक है, तुम हमारा अपना अधिकार समझा कि ज़्यादा किसी से दबना नहीं है, इसीलिए मदन ही इस कहानी का मुख्य हीरो है। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? यह हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? 7,500। ठीक है, आपको याद होगा, सेन साहब की कार की कीमत 7,500 रुपए थी। सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? खोखा या कासू। उसे घर में कासू या खोखा उसका नाम था। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? कितनी लड़कियां थी? 5। यहाँ ऑप्शन है 2, 3, 4, 5, घ होगा 5। सेन साहब की 5 लड़कियां थी। मदन किसका बेटा था? मदन गिरधर लाल का बेटा था। मदन किसका बेटा था? मदन गिरधर लाल का बेटा था। अब ये इसके दांत कैसी कहानी है? जैसे हम लोग शुरू में बताए थे ना कि विष के दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, तो इसका क्या आंसर होगा? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या मनोवैज्ञानिक? तो इसका आंसर हो गया घ, विष के दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़ डाले थे? कितने दांत तोड़े थे? 1 या 2? 2। मदन ने खोखा के 2 दांत तोड़े थे। 1, 2, 3, 4। इसका आंसर ख, 2 होगा। शीर्षक विष के दांत की सार्थकता क्या है? तो इसका ऑप्शन 1 है, यह कहानी में नफरत को दर्शाता है, यह अमीरों की प्रदर्शन प्रियता के विरुद्ध एक चेतावनी है, यह सामाजिक असमानता को दर्शाता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें नफरत भी है, अमीरों का प्रदर्शन भी है और समाज में अमीर और गरीब का जो असमानता है वो भी है, इसीलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, तो हम लोग आज विष के दांत चैप्टर का पूरा कंप्लीट कर लिए, उसको पढ़ भी लिए अच्छी तरह से और उसका क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव भी कर लिए। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और अगर कुछ भी आप लोग को नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करके पूछिएगा। बने रहिए विद्यागृह चैनल पे, और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को बताइए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।